नमस्कार। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स से हमारी सहमति या हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। जब वो पहली बार दोहराता है तो त्रासदी होती है और जब दूसरी बार दोहराता है तो प्रहसन होता है। सवाल त्रासदी या प्रहसन का नहीं है, सवाल दुनिया के द्वारा दुनिया में घटने वाली घटनाओं और उनके परिणामों की समझ को विकसित कर एक नए विश्व के निर्माण करने का है, जो शायद होता नहीं दिख रहा है। फिर तो गालिब की ये दो लाइनें बड़ी उपयुक्त लगती हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। मैं बात दुनिया की शांति और ठीक उसके विपरीत उभरती प्रतिस्पर्धाओं से उत्पन्न अव्यवस्थाओं, मानवीय संकटों, युद्धों और युद्ध के परिणामों से जूझती हुई दुनिया की एक बड़ी आबादी के विषय में बात करना चाहता हूं। दुनिया ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में सरकती जा रही है जो कुछ जगहों पर तो संभ्रांत दिखती हैं, लेकिन अधिकांश समयों में वे विभीषिकाओं की विषय वस्तु और उसके परिणाम समेटे होती हैं। यद्यपि संपूर्ण इतिहास ऐसे पाखंडों, कारनामों और सबूतों से पटा हुआ है, फिर भी दुनिया इसे देख पाने में शायद असमर्थ है। और अगर असमर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसे देखना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों? आज की 21वीं सदी का हाल कहें या हश्र कहें या राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के एक नए अंदाज को देखने की अदा कहें, समझ में नहीं आता। पर कुछ तो ऐसा है जिसे दुनिया एक ऐसे स्वर्णयुग की तरह पेश कर रही है जहां पुरानी दुनिया एक नई दुनिया में तब्दील हो रही है, जहां पुराना मनुष्य परंपराओं और संस्कृतियों से संपन्न एक ऐसा मानव जिसमें एक सकारात्मकता है, जिसमें एक ओज है, जिसमें एक मेधा है, जिसमें सौम्यता है, जिसमें संभ्रांतता है, जिसमें शांति है और जिसमें सबको एक साथ लेकर चलने की सहकार की असीम भावना है, उसे एक ऐसे मनुष्य में जो कमोडिटाइजेशन का शिकार है। सब कुछ लाभ से शुरू होता है और लाभ पे समाप्त हो जाता है, और इसे एक यूटोपियाई दृष्टिकोण से www.com के महासागर से लेकर पर्दे की परंपरागत और आभासी दुनिया के फलकों को समेटते हुए कागज के कोरे सफ़ेद टापुओं को रंगीन करने की समस्त विधाएं इस स्वर्णकाल के इतिहास को रचती हुई दिख रही हैं। खैर, जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम कभी लेस्टर थूरो को देखते हैं जो कहते हैं कि युग परिवर्तन समय की मांग है। इस दुनिया का कभी नेतृत्व ब्रिटेन ने किया, वो युग समाप्त हुआ। नया युग अमेरिका का आया, लेकिन वह भी अब बीत चुका है। तो आगे का युग किसका होगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल अभी दुनिया ढूंढ नहीं पाई है। वो कभी अमेरिका की तरफ देखती है, कभी चीन की तरफ देखती है और कभी यूरोप की तरफ देखती है। पर मेरी चिंता यह नहीं है कि स्वर्ण युग आएगा या नहीं। मेरी चिंता क्रिस्टिया फ्रीलैंड की उन बातों की है जिसने लिखा है कि अमेरिका को अमेरिका बनाने में अमेरिका की एक पूरी नस्ल समाप्त हो गई, और ये नस्ल मूल अमेरिकन्स की थी जो रेड इंडियंस थे, क्योंकि आज वहाँ जो हैं वो तो ईसाई अमेरिकन्स हैं। पर इस श्रेणी में आने वाला देश अब कौन होगा, यह आपको तय करना है। मेरी समझ से तो बिना किसी क्वेश्चन मार्क के ये चीन है। चीन वैसे तो अपने यहाँ स्वर्ण युग लाने में अमेरिका की तरह एक पूरी नस्ल को खपा चुका है। हम भले ही उसे ना देख पा रहे हों या उसने मेरी आंखें इस कदर बंद की हैं कि हम देख ही नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि कुछ समय तक दुनिया का कारखाना यानी वर्ल्ड्स इंडस्ट्री कहलाने वाला चीन आज बहुत सारी
विधाओं और मेधाओं से संपन्न है। आज वो वर्ल्ड्स बैंकर है और ऑफिस ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी भी है। उसके संघाई जैसे शहर केवल औद्योगिक कारखाने नहीं बल्कि वित्त के टापू भी हैं। यह चीन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, संभवतः वैसा जिसकी परिकल्पना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। उसने कहा था कि हिमालय की उस तरफ एक महादानव सो रहा है। तो क्या चीन ने वे सारी विशेषताएं, वे सारी योग्यताएं अर्जित कर ली हैं जो एक महादानव होने की होती हैं? दिख तो रहा है, क्योंकि चीन आज युद्धोन्मादी है, अहमन्यतावादी है, आक्रामक है, तानाशाह है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक ऐसा स्वरूप दे रहा है जो सही अर्थों में तो उपनिवेशवादी हैं, लेकिन प्रस्तुत की जा रही हैं विकासवादी कहकर। वो जिन ड्राइवर्स के सहारे दुनिया की देशों की सरहदों को भेदता जा रहा है, वह खतरनाक तो है। इतना खतरनाक जितना कि शायद 18वीं 19वीं शताब्दी का यूरोपीय उपनिवेशवाद भी नहीं रहा होगा, यूरोपीय साम्राज्यवाद भी नहीं रहा होगा। ये ड्राइवर्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेट डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और पैलेस डिप्लोमेसी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। ये तीनों योजनाएं चीन के ऐसे हथियार हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनके सहारे चीन गरीब और विकासशील देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नेचुरल रिसोर्सेस पर, ह्यूमन रिसोर्सेस पर और तत्पश्चात उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब होता जा रहा है। इस वर्ष की जनवरी में जब चीन के विदेश मंत्री नियुक्त होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर अफ्रीकी देशों में गए तो वे अफ्रीकन यूनियन के मुख्यालय भी पहुँचे। तो जब वो इसे देख रहे थे तो अनायास ही मुझे 19वीं सदी का सिंध को लेकर के एक भारतीय सिंधी थे, उनका कथन याद आ गया। उन्होंने कहा था कि नाउ सिंध हैज़ गॉन बिकॉज इंग्लिश हैव सीन द रिवर, यानी अब सिंध गया क्योंकि अंग्रेजों ने नदी देख ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अफ्रीकन यूनियन पर अब चीन का कब्जा होने वाला है क्योंकि चीन ने अदिस अबाबा देख लिया है? फिलहाल मैं यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स में आपसे जिक्र करूँगा और आप भी इन 3 चीज़ों पर विशेष फोकस करिएगा। पहला है पैलेस डिप्लोमेसी, दूसरा है डेट डिप्लोमेसी, तीसरा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स आपको पता है क्योंकि ये सरफेस और जल की वह इंफ्रास्ट्रक्चरल योजना है जिसके सहारे चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को जोड़ना चाहता है, जिसमें कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन लीडरशिप चीन के हाथ में होगी, यानी इंजन चीन के हाथ में होगा और बाकी जो होंगे वो पीछे चलेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि यह चीन का एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा क्योंकि जहाँ जहाँ चीन का वित्त पहुँचेगा वहाँ वहाँ चीन की डिप्लोमेसी पहुँचेगी, वहाँ वहाँ चीन का राजनीतिक हस्तक्षेप पहुँचेगा, वहाँ वहाँ चीन की सेना पहुँचेगी और जब इतना पहुँचेगा तो उसके अंतिम परिणाम आप जान सकते हैं। दूसरा डेट डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। हम अगर विभिन्न रिपोर्ट्स को देखें तो चीन गरीब और विकासशील देशों को कर्ज देता है। ये कर्ज भारी भरकम होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इनकी कुल वैल्यू कितनी है इस पर कुछ कहना मुश्किल है, कारण इन कर्जों का बहुत बड़ा हिस्सा हिडन यानी छुपा हुआ होता है। और यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर अर्थशास्त्रियों और जानकारियों ने लंबे समय से चीन पर ये आरोप लगाया है कि चीन जानबूझकर गरीब और विकासशील देशों को इतने भारी कर्ज देता है जिसे चुका पाना इन देशों के लिए संभव ना हो। स्वाभाविक सी बात है, जब कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो ये अपने सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं वो चीन के पास गिरवी रखेंगे और जब सॉवरेन बॉन्ड्स गिरवी रखेंगे तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा इन देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चीनी
नियंत्रण, यानी ये फिर चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप कार्य करेंगे, उससे इतर नहीं। स्वाभाविक है, जब चीन ऐसा कर रहा है तो उसकी मंशा नेक तो नहीं हो सकती, और वैसे भी चीन से किसी अच्छे उद्देश्य की अपेक्षा या नेक मंशा की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। आखिर नेपोलियन ने 19वीं सदी में कुछ सोच समझकर ही तो कहा होगा कि हिमालय के उस तरफ वो महादानव सो रहा है। उसे महादेवता क्यों नहीं कह दिया, महादानव क्यों कहा? ये चीन की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसी का एक दूसरा छोर या दूसरा हिस्सा पैलेस डिप्लोमेसी है। ये पैलेस डिप्लोमेसी बेसिकली चीन के द्वारा मूलतः अफ्रीकी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे निवेशों को लेकर के है। हम अगर कुछ तकनीकी या व्यवहारिक शब्दावली में कहें तो पैलेस डिप्लोमेसी डेट डिप्लोमेसी का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसके तहत चीन अफ्रीका में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में पैसा देकर अफ्रीकी सरकारों पर अपना प्रभाव बनाने की युक्ति अपना रहा है। अपना ही नहीं बल्कि सफल भी हो रहा है। सच तो यह है कि अफ्रीकी देशों की सरकारी संस्थाओं में निवेश, अनुदान या उपहार के रूप में खर्च की जा रही चीनी धनराशि भले ही चीन के शब्दों में अफ्रीका और बीजिंग के बीच की बॉन्डिंग को मजबूत करने का आधार हो, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफ्रीकी देशों के सत्ताधारी जब चीन के बनाए गए या चीन के फाइनेंशियल एड के माध्यम से बनाए गए या चीन के द्वारा गिफ्ट किए गए भवनों में, कार्यालयों में बैठेंगे तो उनकी मानसिकता क्या वास्तव में स्वतंत्र और अपने स्वतंत्र राष्ट्र के अनुकूल होगी? मेरी दृष्टि में तो कदापि नहीं। फिर भी ऐसा यदि चीन कर रहा है तो क्या अफ्रीकी देश सो रहे हैं? क्या अफ्रीका के लोग सुषुप्तावस्था में हैं? याद करिए इतिहास के उन कालखंडों को जब भारत के लिए कहा गया था कि अंग्रेजों ने सुषुप्तावस्था के दौर में ही भारत को जीत लिया। आज का सच ये है कि चीन ने जून 2022 में जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट बिल्डिंग के निर्माण में $140 बिलियन का वित्त स्पॉन्सर किया। उन्होंने हरारे को बीजिंग का एक उपहार बताया। संघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने इसे बनाया और तर्क दिया कि यह प्रोजेक्ट देश की लोकतांत्रिक इमेज को बूस्ट करेगा। आपको ये अजीब नहीं लगता? वह चीन हरारे में जाकर के लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक इमेज को बूस्ट करने का काम कर रहा है या उसका दावा कर रहा है, लेकिन जब उसके देश में कोई लोकतांत्रिक मूवमेंट चलता है, कोई लोकतांत्रिक आवाज़ उठती है, कोई लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति प्रकट होती है, तो उसको वो क्रश कर देता है, ख़त्म कर देता है, जमीदोज कर देता है। इतिहास के वो पन्ने पलटिए जो 1980 के दशक के हैं, जहाँ थिएनमान स्क्वायर पर करीब 10,000 नागरिकों को, चीन के नागरिकों को गोली से उड़ा दिया गया था। उनका दोष क्या था? वो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। अब अगर चीन से इसके बावजूद भी दुनिया लोकतंत्र की उम्मीद कर रही है तो वो नशे में है। बहरहाल कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन अफ्रीकी देशों में 186 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का निर्माण कर चुका है, जो उसके द्वारा बनाई गई हैं या पार्शियली फिनेंस्ड की गई हैं, यानी आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं। लेकिन वर्ल्ड थिंक टैंक मानता है कि ये जो चीज़ें हैं वो अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए हितकर नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि चीन को रोकेगा कौन? क्योंकि चीन अपने से तो रुकने से रहा, और अगर अभी नहीं रुकता है तो फिर कब रुकेगा? गालिब का एक शेर है कि दर्द जब दिल में हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। यहाँ तो दिल ही दर्द बन गया है। खैर, देखते हैं कि समय किस तरह का इतिहास लिखता है, उसमें चीन की भूमिका क्या होती है और चीन का हश्र क्या। नमस्कार।